राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी ब्रजभाषा या डी अवधी। तो देखिए राजा भोज का सपना, इस कहानी के जो रचनाकार हैं वह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, याद रखिएगा। और इस कहानी की भाषा क्या है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित, क्योंकि इस कहानी में हिंदी भाषा और उर्दू भाषा दोनों का ही उपयोग किया गया है, इसलिए इस पुस्तक की जो भाषा है वह है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए राजा शिवप्रसाद, बी तारा मोहन मित्र, सी रामचंद्र शुक्ल या डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए राजा भोज का सपना पुस्तक के जो रचनाकार हैं वह हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, याद रखिएगा। और इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ था सन 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। इस कहानी के जो कहानीकार हैं वह हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इसका जो प्रकाशन है सन 1905 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ए शारदा लिपि, बी खरोष्टी, सी कुटिल या डी ब्राह्मी लिपि। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या डी सौराष्ट्री। अब इसके बाद अब देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, सरल प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या डी देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप यानी सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, खड़ी बोली। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न आप आंसर अच्छी तरह से देखिएगा, किसी भी प्रश्न का आंसर आप गलत ना कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। यहाँ जो पंक्तियां दी गई हैं इसके रचनाकार कौन हैं? ए सिया राम शरण गुप्त, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये जो पंक्तियां हैं इसके जो रचनाकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, भगवती चरण वर्मा इनकी ये पंक्तियां हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ए श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंद दास, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा क्वेश्चन 7 का आंसर है डी राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ए भ्रष्टाचार की समस्या, बी नारी समस्या, सी राजनीतिक समस्या या डी मनोवैज्ञानिक समस्या। तो देखिए महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प का हमें चयन करना है। महाभोज रचना, इसके रचनाकार कौन है ये मैं आपको बता दूं, मनु भंडारी का ये उपन्यास है महाभोज। इन्होंने किस समस्या को उजागर किया था इसके माध्यम से? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सी राजनीतिक समस्या। ठीक है, याद रखिएगा, गलत ना कीजिएगा, राजनीतिक समस्या को इन्होंने उजागर किया था। महाभोज रचना किसकी है? मनु भंडारी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? ऑप्शन ए आत्मकथा, बी कहानी, सी संस्मरण या डी यात्रा व्रत।
तो देखिए सरल प्रश्न है, वापसी किस विधा में है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कहानी। ठीक है, वापसी जो है कहानी है। यहाँ पर अगर आप विधा पूछा गया है तो वापसी की विधा होगी कहानी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? ए राजा राम मोहन राय, बी पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी, सी राजा लक्ष्मण सिंह, या डी स्वामी दयानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का जो है रचना की थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए राजा शिव प्रसाद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद, या डी पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी। तो देखिए यहाँ पर भी राइट आंसर सी होगा, क्योंकि स्वामी दयानंद ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर दोनों पॉइंट आपको क्लियर है, दोनों प्रश्न के आंसर आपको समझ में आ गए। सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी दयानंद और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को भारतेंदु युग का लेखक नहीं माना जाता? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, या श्रीनिवास दास। इसमें से किसको भारतेंदु युग का लेखक नहीं माना जाता? तो देखिए भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल ठीक। बालकृष्ण भट्ट भी जो है किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु। माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं छायावाद युग के लेखक, यानी ऑप्शन डी भी यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वह भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट होगा कि भारतेंदु युग के लेखक नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शिरोरेखा, बी स्वर खड़ी, सी अनुस्वार, या डी विसर्ग लोप। तो देखिए वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार किया गया था उससे नाम दिया गया था स्वर खड़ी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैसवाड़ी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए अवधी, भोजपुरी, पश्चिमी हिंदी, या ब्रज। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें समय नहीं लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवधी को बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न है, फणेश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल, या डी उत्तराखंड। तो देखिए फणेश्वर नाथ रेणु के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, इनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि फणेश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वह बिहार राज्य में हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, अब इनके बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो कि मेला आंचल है, याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा फणेश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं फणेश्वर नाथ रेणु, क्योंकि ये काफी प्रश्न आता है हिंदी की परीक्षाओं में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फणेश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे, या रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, या दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, भीष्म साहनी। याद रखिएगा चीफ की दावत कहानी के जो रचनाकार हैं वह हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, सी मनु भंडारी, या डी संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी संजीव। ठीक है, याद रखिएगा सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
उर्दू को पूर्व में पुकारा जाता था? ऑप्शन ए फारसी या सिंधी, रेख्ता या अर्ध फारसी। उर्दू को पूर्व यानी पहले पुकारा जाता था, तो ये देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रेख्ता। याद रखिएगा, उर्दू को पहले जो है रेख्ता भी कहा जाता है, उर्दू को पूर्व में पुकारा जाता था रेख्ता नाम से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए हिंदवी, बी हिंदी, सी सिंधु या डी हिंदुस्तानी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रश्न अच्छी तरह से देखिएगा, आंसर भी अच्छी तरह से देखिएगा, किसी भी प्रश्न का कोई भी आंसर आप गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रम। तो देखिए सरल प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, तो कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम ये तीनों ही प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। तो जयपराजय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। अब इसके रचनाकार कौन है वो भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता दूं, उपेंद्र नाथ अश्क। याद रखिएगा, इसके जो रचनाकार हैं वह है उपेंद्र नाथ अश्क, बाकी जो तीन दी गई हैं उनके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र राष्ट्र सभा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 54 में, 1945 में या 1948 में। तो देखिए महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना 1945 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए आगे प्रश्न दिया गया है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो पंक्ति के रचता हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो, इस पंक्ति के रचता हैं दादू या तुलसीदास, नानक या कबीरदास। तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तुलसीदास की ये पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगर आगे प्रश्न देखें तो आगे प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से ऑप्शन ए कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ और डूबते मस्तूल। तो यहाँ पर ये चार दिए गए उपन्यास, इनका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इन चारों में से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया था? अगर आप देखें तो सबसे पहले आया था भूतनाथ। यहाँ पर भूतनाथ अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1913 के करीब इसका प्रकाशन है। उसके बाद अगर आप देखें तो डूबते मस्तूल जो कि 1954 में आया था, नरेश मेहता जी का उपन्यास है। उसके बाद अगर आप देखें तो कब तक पुकारूं, ये 1957 में आया था, रांगे राघव का उपन्यास है। उसके बाद लास्ट में अंतिम अरण्य आया था। तो यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भूतनाथ देवकीनंदन खन्नी का है, डूबते मस्तूल जो है नरेश मेहता जी का है, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, 1913, 1954 और 1957। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए मध्वाचार्य, बी रामानंद, सी तुलसीदास या ऑप्शन डी रामानुज। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्वाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बामहा का संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो काफी सरल प्रश्न है कि बामहा का संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? अलंकार या ऑप्शन बी रस। तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, अलंकार संप्रदाय जो कि बामहा का संप्रदाय है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि बामहा का संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, अलंकार संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, ये भी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में जो नाटक है
इसके जो नाटककार हैं वह हैं भीष्म साहनी। तो यहाँ पर याद रखिए, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, गलत दिया गया है, यह युग्म गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। तो ये ऑप्शन जो है युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बामह विवरण के लेखक कौन है? बामह विवरण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मम्मट, बी बामह, सी क्षेमेंद्र या डी उद्भट। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। बामह विवरण के लेखक कौन है? उद्भट। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अभिनव भारती। अभिनव भारती जो कि अभिनव गुप्त की रचना है और यह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नाट्य शास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी निराला या सी पूजन सहाय। तो देखिए मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि काव्य आदर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों की रचना किसने की? मम्मट ने, नगेंद्र ने, दंडी ने या बामह ने। तो देखिए काव्य आदर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के जो रचनाकार हैं वह हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दंडी ने। याद रखिएगा, सरल प्रश्न है कि 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचनाकार कौन है? दंडी ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, वामन ने किस संप्रदाय को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई? वामन ने किस संप्रदाय को? ऑप्शन ए रीति को, ऑप्शन बी वक्रोक्ति को, सी ध्वनि संप्रदाय को या डी अलंकार संप्रदाय को। तो देखिए आचार्य वामन ने किस संप्रदाय को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रीति संप्रदाय को। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आचार्य वामन ने किस संप्रदाय को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी? तो याद रखिएगा, रीति संप्रदाय को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोहन राकेश। याद रखिएगा, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका लिखी? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, देवेंद्र ने या मुक्तिबोध ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं, यानी 34 पे जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं, वह इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि 34 का राइट आंसर क्या होगा। यानी यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है कि इस प्रश्न का जो भी आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइए कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी थी। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं वह इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से किसे अलंकृत किया? मुगल सम्राट शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए भरत को, बी भोजराज को, सी विश्वनाथ या डी जगन्नाथ। यानी किसको पंडित राज की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ को। याद रखिएगा, शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से किसे अलंकृत किया था? जगन्नाथ को। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? ऑप्शन ए निराला, बी मोहन राकेश, सी अमृतलाल नागर या डी मुंशी प्रेमचंद। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सी, अमृतलाल नागर, जो कि सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि कुवल आनंद के रचनाकार हैं? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अप्पय दीक्षित, भट्ट, मम्मट या देव। कुवल यानंद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अप्पय दीक्षित। ठीक है, सरल प्रश्न है इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है
देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वीर रस पूर्ण सतसई लिखी है रहीम ने, अमीरदास ने, विक्रम शाही ने या सूर्यमल ने। वीर रस पूर्ण सतसई किसने लिखी है? ऑप्शन ए रहीम, अमीरदास, विक्रम शाही या सूर्यमल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यमल ने। वीर रस पूर्ण सतसई किसने लिखी है? सूर्यमल ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 के चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद देखिए आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी गजानन माघव मुक्तिबोध या ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गजानन माघव मुक्तिबोध, जो कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए यहाँ पर दिया गया है आंसू, गीतिका, ग्रंथ और रश्मि। इनके रचनाकार जो है उनके साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए आंसू। आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यानी ए को हम 3 से मिलान करेंगे। गीतिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आप ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, और रश्मि की रचनाकार हैं वह महादेवी वर्मा। यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ए को हमने 3 से और बी को 1 से मिलाया है तो यहाँ पर, और सी को 4, तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए क्लियर यहाँ पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें हमने आंसू को जयशंकर प्रसाद यानी ए को 3 से, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ मिलान यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी शरद जोशी। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न का मैं आप लोगों को विकल्प सही करा दूं। यहाँ पर आप ऑप्शन डी को कैंसिल कर लीजिएगा और यहाँ पर ऑप्शन डी को अलका सरावगी यहाँ पर ऑप्शन रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दूं, देखिए अलका सरावगी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 4th, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो देखिए शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है अलका सरावगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी। याद रखिएगा यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वह गलत हैं। इसका जो सही आंसर होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शेष कादंबरी के जो रचयिता हैं वह है अलका सरावगी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर अलका यहाँ लिख दिया है, ताकि आपको पता रहेगा कि अलका सरावगी जो कि शेष कादंबरी की रचनाकार है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी। देखिए राग दरबारी जो उपन्यास है इसके जो रचनाकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रीलाल शुक्ल, जो कि राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए केशवदास, बी बिहारी, सी गणानंद या डी ब्रंद। तो देखिए कौन से कवि हैं जो रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं? आप लोगों को नाम पता होना चाहिए रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं, रीति मुक्त के और रीति सिद्ध के, क्योंकि इन पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो सरल है, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा केशवदास। याद रखिएगा केशवदास जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नामक पुस्तक किसकी है? अभी हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आंसर को लेकर अभी थोड़ा असमंजस है, इसलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पर छोड़ देते हैं। बाद में हम इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर बताएंगे। अब इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर दिए गए हैं लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना और प्रिय प्रवास। तो इनका सही अनुक्रम क्या है? मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आप इनको अनुक्रमित कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर बात करें लोकायतन की, लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, और अगर आप देखें इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। आप नोट कर लीजिएगा कि लोकायतन का प्रकाशन वर्ष 1964 है। इसके बाद अगर आप देखें राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी का रचना है, इसकी जो प्रकाशन वर्ष है 1936 है। झरना जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है 1918 में प्रकाशित हुई थी, और प्रिय प्रवास जो कि
अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद की रचना है जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग इनका क्रम देख सकते हैं कि प्रिय प्रवास 1909 में आई थी, उसके बाद अगर आप देखें तो झरना जो कि 1918 में आई थी, और राम की शक्ति पूजा 1936 में, और लोकायतन 1964 में। तो यहाँ पर क्रम देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है जिसमें पहले प्रिय प्रवास और फिर झरना। अगर आप देखें तो ऑप्शन सी में प्रिय प्रवास, फिर झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि प्रिय प्रवास, फिर झरना और फिर राम की शक्ति पूजा और लोकायतन। इनके रचनाकार आपको फिर से बता दूं, प्रिय प्रवास अर्योद जी हैं, झरना के जयशंकर प्रसाद, राम की शक्ति पूजा के निराला जी और लोकायतन के सुमित्रानंदन पंत जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है रासक से, रसिक से, रास से या रसायन से। तो देखिए अच्छा प्रश्न है आप लोगों की परीक्षा के लिए, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है रासक से, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों की उत्पत्ति रासक से हुई है। ठीक है, 46 का आंसर याद रखिएगा, रासों की उत्पत्ति रासक से हुई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो यहाँ पर क्लियर। अब देखिए 47 है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासों की उत्पत्ति मानी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजयश से, रासुई से, रासक से या रास से। तो देखिए इन्होंने भी रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासों की उत्पत्ति रासक से मानी है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रासों की उत्पत्ति रासक से मानी है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है, चंद्रबली पांडे के अनुसार रासो शब्द उत्पन्न हुआ है। अब देखिए ये प्रश्न भी रासों से ही संबंधित है कि रासो शब्द उत्पन्न हुआ है रास से, रासक से, रसायन से या राजयश से। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा रासक से। तो अब देखिए तीनों प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी रासक से उत्पत्ति है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भी रासक से उत्पत्ति है और चंद्रवली पांडे के अनुसार भी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। तो यहाँ पर ये तीन 46, 47 और 48 इन तीनों को अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों। तो देख ली आप लोग अच्छी तरह से इसका आंसर देख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि अब्दुल हसन किस कवि का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए अब्दुल रहमान का, या ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जायसी या ऑप्शन डी उस्मान। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं अबुल हसन है, यहाँ पर अब्दुल हसन लिख दिया गया है। अबुल हसन किस कवि का वास्तविक नाम था। तो अमीर खुसरो, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा गलत भी आप मान सकते हैं कि अब्दुल हसन किस कवि का वास्तविक नाम था, अमीर खुसरो का अबुल हसन था। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अबुल हसन किस कवि का नाम था, अमीर खुसरो का। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए 69 या ऑप्शन बी 84, सी 68 या डी 64। पृथ्वीराज रासों, पहले बात तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखिए, पृथ्वीराज रासों किस काल की रचना है, आदिकाल की। लेखक कौन है, चंद बरदाई। याद रखिएगा प्रश्न बहुत बनता है पृथ्वीराज रासों से कि पृथ्वीराज रासों किस काल की रचना है, आदिकाल की। लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा चंद बरदाई जो है इसके लेखक हैं। और तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा, 68 छंदों यानी 68 छंदों का प्रयोग हुआ था। तो यह था लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अटेम्प्ट करेंगे 51 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। आज की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को ही लिया था ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये वीडियो लंबी ना लगे और 50 प्रश्न आज के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से आगे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।